हेलो फ्रेंड्स, किरोशा नर्सिंग एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। एमसीक्यू की इस कड़ी में मैं आप लोगों के लिए और भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने फर्स्ट एमसीक्यू है, आप पढ़िए और अपने माइंड में इसका आंसर रखिए, देन मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सीओपीडी स्टैंड फॉर। सीओपीडी आपने नर्सिंग कॉलेज में और पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। सीओपीडी से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं कि तो इसमें ये पूछा गया है कि सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी। ओके, तो इसके अंदर ऑप्शन पुटअप किए हुए हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, देन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सॉरी इसमें कंटिन्यूस ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। कॉन्टिन्यूस, ये सेकेंड ऑप्शन है, कॉन्टिन्यूस ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, देन थर्ड क्रॉनिक ऑपरेटिव पल्मोनरी डिजीज एंड फोर्थ वन इज क्रॉनिक ईसोफेजियल पल्मोनरी डिजीज। तो चलिए बताइए कि इसके अंदर से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यानी कि सीओपीडी ऐसी डिजीज है जिसमें रिकरेंट और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो के अंदर। पल्मोनरी, इसे हम सीओपीडी क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो का। ओके, और ये रिकरेंट होने वाली डिजीज है। सीओपीडी के बारे में और भी हम थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं कि सीओपीडी जो होता है इसके अंदर दो डिजीज और भी आती हैं जो ब्रीदिंग से रिलेटेड ही कुछ दो डिजीज हैं जो और भी आती हैं, जिसके अंदर पहले डिजीज हम लोग देखेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। देन सेकेंड थिंग इज दैट की एम्फाइसेमा। ओके, इसके अंदर दो डिजीज, सीओपीडी के अंदर दो एयर फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन की डिजीज आती है, जिसके अंदर पहला आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सेकेंड थिंग इज एम्फाइसेमा। ओके, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हम लोग पिंक पफर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक पफर। ओके, एंड एम्फाइसेमा को बोलते हैं ब्लू वाटर। ओके, तो ये इसके अनदर नेम है। तो इसके अंदर दो डिजीज, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की दो डिजीज, पहले इसके अंदर अस्थमा भी आता था लेकिन रिसेंटली उसको रिमूव कर दिया गया है। ओनली दो ही डिजीज के अंदर आती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा। ओके, एम्फाइसेमा का मतलब होता है ओवर डिस्टेंशन हो जाता है एयर फ्लो का, वहां पे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई का ओवर डिस्टेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसको हम एम्फाइसेमा बोलते हैं। ओके, एम्फाइसेमा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बैरल चेस्ट। बैरल जैसा जो चेस्ट होता है, जिस पेशेंट को सीओपीडी हो रखा है उसका जो चेस्ट होता है वो बैरल शेप्ड हो जाता है। किसकी वजह से? एम्फाइसेमा की वजह से। उस सीओपीडी के अंदर एम्फाइसेमा भी आता है, इसके लिए एम्फाइसेमा की वजह से जो पेशेंट का चेस्ट होता है वो बैरल शेप्ड हो जाता है। ओके, देन अदर थिंग्स इसके अंदर कुछ और भी आती हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी कि सीओपीडी जो होता है उसको फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ओके, पहला तो थर्ड आगे वाले कौन से होते हैं? पहला होता है हार्ट अटैक, देन आता है सीवीए, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट, एन आता है कैंसर, और फोर्थ वन आता है सीओपीडी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर फ्लो का, जिसकी वजह से हम उसको फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी बोलते हैं। क्योंकि उसके अंदर एम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, एम्फाइसेमा हो जाएगा, लंग्स का ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा, प्रॉपरली रेस्पिरेशन वगैरह नहीं होगा, बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाएगा, अपोजिट रेस्पिरेशन होगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हम इसीलिए फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी बोलते हैं।
इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर सीओपीडी के अंदर और भी चीजें हम लोग देखते हैं जिसके अंदर ओके एक तो बात होती है एम्फाइसेमा होता है उसके सिम्टम के अंदर, जिसमें लंग्स का क्या होता है ओवर डिस्टेंशन हो जाता है। ओके एम्फाइसेमा की वजह से बैरल चेस्ट होता है, चेस्ट का जो साइज शेप होता है वो बैरल शेप्ड हो जाता है, बैरल चेस्ट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि एम्फाइसेमा के अंदर किस टाइप का चेस्ट होता है, तो वो एक मेन सिम्टम है इसका कि बैरल शेप्ड चेस्ट हो जाता है। ओके और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन CO2 का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। CO2 का बहुत ही अधिक मात्रा में होने की वजह से इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। इसकी वजह से इसके अंदर CO2 का लेवल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाता है। जब CO2 का लेवल बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स pH का लेवल जो है वो क्या हो रहा है डाउन हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर pH का लेवल डाउन हो रहा है और CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट जो होता है लीड टू डेंजर, यानी कि वो डेंजर की तरफ जा रहा है। वैसे भी हम लोग जब एबीजी एनालिसिस पढ़ते हैं उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि अगर एसिड 6 से भी कम हो गया या 6 तक पहुंच गया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इतना ज्यादा अगर एसिड बॉडी में बनेगा तो पेशेंट की क्या हो सकती है डेथ हो सकती है। इसके लिए इसको ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस का मतलब होता है pH का लेवल डिक्रीज हो रहा है और CO2 का लेवल क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है मतलब हमें उसको कम करना है। अगर हम उसको प्रॉपरली कम नहीं करेंगे, एट द स्पॉट इसका हमने इलाज नहीं किया, तो ये लीडिंग टू डेथ तक भी जा सकता है पेशेंट। ओके तो इसमें क्या करते हैं CO2 बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग करना सिखाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम CO2 को क्या कर सके एक्सेल कर सके, CO2 को बाहर निकाल सके। इसके लिए हम लोग पर्स लिप ब्रीदिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल ब्रीदिंग होती है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग का मतलब होता है हमें नाक से सांस लेना है और मुंह के द्वारा उसे बाहर निकालना है, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा जो CO2 रिटेंशन हो रहा है, जो ज्यादा CO2 बन रहा है, एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ज्यादा CO2 को हम बॉडी से अपने बाहर निकाल पाएंगे। इसीलिए उससे उस पेशेंट को हम पर्स लिप ब्रीदिंग करना सिखाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर COPD के अंदर। ओके तो COPD के अंदर हमने इतना देख लिया। देन COPD के अंदर हम लोग अगर मैनेजमेंट के अंदर जाएं अगर, तो डायग्नोसिस के अंदर हम ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं उसे चेक करवाने के लिए कि COPD है या नहीं, और है तो कहाँ तक है, कैसे फैला हुआ है, ये सारे देखने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं। देन CO2 का लेवल कितना है तो कैप्नोग्राफी करवा सकते हैं, ABG एनालिसिस इसके अंदर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि COPD कहाँ तक फैला हुआ है। ओके ये जो डिजीज है वो कहाँ तक प्रोग्रेस के अंदर है। देन हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि CO2 रिटेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पर्स लिप ब्रीदिंग करना पेशेंट को सिखाएंगे कि जो कि मस्ट है, पर्स ब्रीदिंग मस्ट है। देन हम चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी जब भी पेशेंट के होती है, ओके अगर किसी पेशेंट के कोई भी पोस्टरल ड्रेनेज है या फिर किसी भी सिचुएशन में अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी अगर हम पेशेंट की करवाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये फिजियोथेरेपी या फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले हो या फिर खाना खाने के 2 या 3 घंटे के बाद में हो। ओके और बेस्ट टाइम्स ये चेस्ट फिजियोथेरेपी का होता है वो अर्ली मॉर्निंग ही होता है। ओके लेकिन अगर पेशेंट ने खाना खा लिया है तो 2 से 3 घंटा हमें क्या करना है, थोड़ा वेट कर लेना है, उसके बाद हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी चाहिए तो ज्यादा इफेक्टिव हो इसके लिए। ओके तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके मैनेजमेंट के अंदर। देन हम पेशेंट को फॉरवर्ड सेमी फॉरवर्ड पोजीशन देंगे
सेमी फॉबलर्स पोजीशन देंगे क्योंकि पेशेंट को इसमें क्या होता है, डिज्निया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिज्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, इसीलिए हम पेशेंट को सेमी फॉबलर्स पोजीशन देते हैं ताकि पेशेंट इजीली अपना एयर को ट्रैप्ड कर सके और CO2 रिटेंशन, पर्स स्लीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर सके। इसके लिए हमें सेमी फॉबलर्स पोजीशन देना इसके अंदर मस्ट है। देन हम बात करेंगे इसके अंदर कुछ ड्रग भी हम देते हैं उसको ठीक करने के लिए, जैसे म्यूकोलाइटिक हो गई, देन ब्रोंकोडायलेटर हो गया। तो ये सारी चीजें इसलिए देते हैं ताकि ब्रोंकोडायलेटर वगैरह, म्यूकोलाइटिक, ताकि जो सिक्रीशंस बाहर आ रहे हैं उसको हम थीन कर सकें। ओके, इसके अंदर हम N-एसिटाइलसिस्टीन का यूज करते हैं म्यूकोलाइटिक ड्रग के अंदर, देन कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। तो ये सारी ड्रग देने का यही पर्पस होता है कि हम जो इन्फ्लामेशन हो गया है उसे कम कर सके, सिक्रीशन को थीन कर सकें, ताकि इजीली वो CO2 है वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए और पेशेंट को रिलीफ मिले। ओके, तो COPD के बारे में इतनी चीजें काफी हैं। ये एग्जाम के अंदर डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो वो है COPD के अंदर हम पेशेंट को कौन सी ब्रीदिंग देते हैं, तो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम CO2 का क्या कर सकें, बाहर निकाल सकें। इसके लिए पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करवाई जाती है पेशेंट को। एंड द अदर थिंग्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हम 1 से 2 लीटर ही पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते पेशेंट को। क्यों, इस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर डायरेक्टली एग्जाम के क्वेश्चन पूछते हैं कि COPD पेशेंट के अंदर, COPD वाला अगर पेशेंट आया है तो उससे हम कौन से मास्क से हम लोग उसको कौन सा मास्क यूज करेंगे उसको रेस्पिरेशन देने के लिए, तो हम लोग उसको वेंचुरी मास्क यूज करेंगे। ओके, कौन सा मास्क यूज करेंगे, वेंचुरी मास्क, क्योंकि वेंचुरी मास्क जो होता है उससे हम प्रिसाइज लेवल पर ऑक्सीजन दे सकते हैं। मतलब 2 लीटर यानी 2 लीटर से ज्यादा COPD में कभी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की जाती। ये डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम के अंदर आता है, चाहे एम्स हो, ESIC हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने आपको 2-3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आपको याद रखना जरूरी है और एग्जाम के अंदर डायरेक्टली इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो COPD आपका इतना काफी है, आप लोग इतना भी कर लोगे तो बहुत है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आप लोग पढ़िए इसे। द गोल पर स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 2। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पर स्लीप ब्रीदिंग क्यों करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर पहला ऑप्शन है प्रिवेंट एस्पिरेशन। ओके, प्रिवेंट एस्पिरेशन। देन सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेंथन द डायफ्राम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। देन लूजन द ब्रोंकियल। देन फोर्थ इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सारी चीजें बताई कि कौन सी एयर उसके अंदर ट्रैप्ड हो रही है जिसे हमें बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्या राइट है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग प्रिवेंट, हमने कहीं पढ़ी ही नहीं कि प्रिवेंट COPD के अंदर प्रिवेंट एस्पायरेशन न्यूमोनिया या स्ट्रेंथन ऑफ डायफ्राम, लूजन द ब्रोंकियल्स, नहीं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें COPD के अंदर CO2 जो बढ़ रही है उसे हमें बाहर निकालना है और हमारी ट्रैप्ड एयर वहां पे कौन सी है, CO2। तो हम CO2 को बाहर निकालना चाहते हैं। ओके, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर यानी CO2 एयर को हम बाहर निकालना है, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, आप लोग पढ़िए, अपने माइंड में इसका आंसर रखिए और देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ अ नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर अ पेशेंट विथ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अभी हमने पढ़ा कि COPD के अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी एक डिजीज आती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये भी एक एयर फ्लो का ही डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकियल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, तो ये सिमिलर ही है COPD, क्योंकि COPD के अंदर ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा दोनों एयर फ्लो के जो डिसऑर्डर है वो इसी के अंदर आते हैं। इसीलिए हम लोग इसके अंदर चलो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट है तो कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग करवाएंगे। बहुत ही सिंपल है,
मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग चलो ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है यूज चेस्ट ब्रीदिंग, सेकेंड ऑप्शन है यूज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, थर्ड ऑप्शन इज यूज ओपन माउथ ब्रीदिंग, देन डी यूज डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? यूज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक का मीनिंग यही होता है पर स्लीप ब्रीदिंग, हमें नाक से हमें सांस लेनी है और उसको छोड़ना हमें किससे? माउथ से छोड़ना है, दैट इज अ पर स्लीप ब्रीदिंग, ताकि हम उसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकाल सके और इन्फ्लामेशन जो हो गया है उसको हम थोड़ा कम कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप उसे पढ़िए, देन आई विल एक्सप्लेन। तो चलो पढ़ते हैं। व्हाट विल नर्स डू इफ शी रिसीव अ पेशेंट विथ स्टेटस अस्थमैटिकस मैनिफेस्ट विथ टेकिपनिया, लेबर्ड ब्रीदिंग, labored respiration with effort on exhalation, tachycardia, elevated blood pressure and is irritable. ओके, तो पेशेंट है स्टेटस अस्थमैटिकस का पेशेंट है। ओके, अस्थमा जो होता है एक डिजीज होती है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की डिजीज होती है, जिसमें ब्रोंकाई जो होता है उसमें स्पाज्म हो जाता है। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये लंग्स हैं। ओके, थोड़ा रफली है तो आप देख लीजिए, ये लंग्स हैं। ओके, ये लंग्स हैं, इसके अंदर देन फिर ये ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकाई होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद फिर ब्रोंकियोल्स होते हैं, देन छोटे छोटे एल्वियोलाइज होते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन और उसके अंदर स्पाज्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड अस्थमा। और ये मोस्ट कॉमन एलर्जिक डिसऑर्डर है, जो किसी एलर्जी या फिर डस्ट पार्टिकल हो गया एंड कोई भी, जैसे किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, जैसे डस्ट हो गया, किसी चीज से एलर्जी है, किसी खाने से एलर्जी है, किसी मेडिसिन से एलर्जी है, तो अस्थमा जो होता है वो किसी भी एलर्जन चीज से हो सकता है, डस्ट पार्टिकल या मेडिसिन से किसी को एलर्जी हो तो अस्थमा हम लोग उस चीज को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर स्पाज्म और ये ब्रोंकाई और एल्वियोलाई के अंदर स्पाज्म रेगुलरली चलता है, मतलब अस्थमा का अटैक रेगुलरली अगर पेशेंट को आता है 1 बाय 1, तो वो स्टेटस अस्थमैटिकस में चेंज हो जाता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टेटस अस्थमैटिकस बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अगर अस्थमा जो होता है वो रिकरेंट कंटिन्यूज रहता है तो उसे ही हम स्टेटस अस्थमैटिकस बोलते हैं। ओके, तो व्हाट विल नर्स डू इफ शी रिसीव अ पेशेंट विथ स्टेटस अस्थमैटिक? अस्थमा वाला पेशेंट है जिसको बार बार अस्थमा के अटैक आ चुके हैं, यानी कि ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डिसऑर्डर है, एल्वियोलाई और ब्रोंकाई के अंदर स्पाज्म हो रहा है, यानी कि क्या क्या चीजें हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें उस पेशेंट के सिम्टम्स हमें बताए गए, फिर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि उस हमें पहली प्रायोरिटी में उस पेशेंट को क्या करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स के अंदर आते हैं और हम इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ओके, जो सिंपल होते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टेकिपनिया। टेकिपनिया का मतलब होता है उसकी रेस्पिरेशन कम हो रही है। ओके, सॉरी, रेस्पिरेशन बढ़ रही है, ब्रेडिपनिया नहीं है, टेकिपनिया, यानी कि उसकी रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। देन लेबर्ड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन कर रहा है विथ एफर्ट लगा के उसको रेस्पिरेशन करनी पड़ रही है, मतलब जबरदस्ती करनी पड़ रही है उसको। नॉर्मल जैसे हम लोग रेस्पिरेशन ले रहे हैं वैसे नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा एफर्ट, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, मतलब नॉर्मल नहीं है। ऑन एक्सलेशन करने में उसको जब जो रेस्पिरेशन को बाहर ब्रीथ को कर रहा है दैट टाइम उसको क्या थोड़ा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, मतलब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, टेकिकार्डिया, उसकी हार्ट की जो रेट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड इरिटेबल, पेशेंट थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है, थोड़ा इरिटेबल हो रहा है। ओके, आपने कभी हॉस्पिटल्स के अंदर जैसे सबने काम किया है तो हॉस्पिटल के अंदर कभी कभी कोई पेशेंट आता है एकदम रेस्टलेस हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, वो अपनी सांस नहीं ले पा रहा है। वो किस लिए नहीं ले पा रहा है? उसके अंदर क्या चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो इरिटेबल हो रहा है और मतलब रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहा है, उसको अपने आप से एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। वो किस लिए हो रहा है?
क्योंकि उसके अंदर कौन सी किस चीज़ की कमी है हम तुरंत आइडेंटिफिकेशन लगा देते हैं कि इसको तुरंत वेंटिलेशन पे लगाओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। हम वेंटिलेशन के थ्रू क्या दे रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन ही दे रहे हैं। तो पेशेंट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है उसके अंदर। तो ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर है एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसके प्रिस्क्रिप्शन में वैसा दे दो। इमरजेंसी में है पेशेंट, पेशेंट को सांस ब्रीदिंग लेने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ये तो करोगे नहीं। ओके, देन मॉनिटर आईवी थेरेपी एंड गिव ब्रोंकोडायलेटर, अपनी तरफ से नहीं दे सकते हम लोग। ओके, क्योंकि इसमें क्या नर्स क्या करेगी ये पूछा है, तो हम लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है। ओके, नेक्स्ट है स्टार्ट ऑक्सीजन चेक वाइटल साइन, देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन एंड चेक वाइटल साइन। कंफर्टेबल पोजीशन कैसे दे सकते हैं पेशेंट को? क्योंकि पेशेंट को तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम कंफर्टेबल पोजीशन तो दे नहीं सकते उस पेशेंट को। इसके लिए हम लोग तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो होगा नहीं। मॉनिटर आईवी थेरेपी ये हमारा काम नहीं है। देन स्टार्ट ऑक्सीजन एंड चेक वाइटल साइन, इमीडिएटली वाइटल साइन चेक करने और तुरंत उसका ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत, उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करने गए या फिर देखने गए प्रिस्क्रिप्शन क्या है ये क्या है, तो उतने में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर उसको ऑक्सीजन लगा देना, क्योंकि हमको पता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसके लिए हमें फर्स्टली हमें ऑक्सीजन लगा देनी है, देन उसके इमीडिएटली वाइटल साइन चेक करने हैं, उसके बाद ही हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डाइटिशियन विल प्रिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट फॉर द पेशेंट विथ एम्फाइसेमा। ओके, पेशेंट एम्फाइसेमा का पेशेंट है, उसको डाइटिशियन कौन सी डाइट लेने का सजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जो ज़्यादा हमें अच्छी कैलोरी देती हो, अच्छी एनर्जी देती हो, और ऐसी ना हो जिसको आपको आप इजीली चबा सको, ऐसा ना हो जिसको चबाने में आपको बहुत मेहनत लगती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कौन सी डाइट इसको फॉलो करेंगे? ऐसे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हमने पढ़े हुए नहीं है तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर ए ऑप्शन दे रखा है, वो है लो प्रोटीन लो कैलोरी डाइट। प्रोटीन भी कम देनी है और कैलोरी भी कम देनी है, सॉरी। देन बी ऑप्शन इज दैट हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट, देन हाई कैलोरी नॉर्मल डाइट, देन हाई फैट डाइट। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट। ओके, ये इसका राइट आंसर, क्योंकि हाई फैट डाइट देंगे नहीं, क्योंकि उसको चबाने में दिक्कत होगी, फिर हो सकता है उसके लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़े, जब वो चबा रहा है तब रेस्पिरेशन उसकी डिज्निया वगैरह हो जाए। इसके लिए हमें इजीली उसको डाइजेस्टेबल हो और इजीली वो उसको ची कर सके, वैसी चीज़ें ही हमें उसको प्रोवाइड करनी है एम्फाइसेमा वाले पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। In order to facilitate breathing while repositioning a patient with emphysema, which among the following position facilitate maximum air exchange? एम्फाइसेमा का पेशेंट है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। ओके, उस पेशेंट के अंदर क्या है? ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, ओवर डिस्टेंशन हो चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा वाले पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देंगे? ऐसी पोजीशन देनी है जिसमें पेशेंट इजीली उसको रेस्पिरेशन ले सके, उसको बिल्कुल भी लेबर्ड ब्रीदिंग ना हो, रेस्पिरेशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसी रेस्पिरेशन हमें उसे प्रोवाइड, ऐसी पोजीशन हमें उसे प्रोवाइड करनी है। तो उसके अंदर ए ऑप्शन होता है सुपाइन, देन ऑर्थोपनिक पोजीशन, देन लो फॉवलर पोजीशन, देन फोर्थ वन इज सेमी फॉवलर पोजीशन। ओके, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम कौन सी पोजीशन है, क्योंकि पेशेंट को डिज्निया भी है तो ऑर्थोपनिक पोजीशन इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, पेशेंट को हमें ऑर्थोपनिक पोजीशन में रखना, अपराइट पोजीशन में रखना है, यानी कि ताकि उसको डिज्निया वगैरह हो, इजीली वो ब्रीदिंग कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स? लंग्स की चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ,
इसके अंदर जैसे कि ये लंग्स है, सॉरी, वन मिनट, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि विच मेम्ब्रेन सराउंड द लंग्स। जैसे कि ये लंग्स है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच मेम्ब्रेन सराउंड लंग्स के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होती है, ओके। जैसे मान लो ये लंग्स है, तो लंग्स के चारों तरफ प्लूरा होती है, ठीक है। तो आउटर लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। और इनर जो लेयर होती है उसे हम बोलेंगे विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में, पैराइटल और विसरल के बीच में एक कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है? प्लूरल फूड होता है, ओके। और एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं, इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी एग्जाम में जैसे न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन का क्वेश्चन आता है, ओके। तो एग्जाम के पर्पज से प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि जब भी देखो लंग्स के अंदर जो एयर का एक्यूमुलेशन होता है वो हमेशा क्या अपर साइड होता है, और अगर फ्लूइड वगैरह इकट्ठा, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होता है तो वो नीचे की तरफ होता है, ओके। तो अगर एयर एक्यूमुलेशन हो रहा है कहाँ पे? सेकंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर। कहाँ पे? सेकंड एंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हो रहा है, अपर साइड। तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स होगा। और एक्सरे के अंदर अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो रहा है तो एक्सरे के अंदर पेशेंट का जो लंग्स है वो ब्लैक शेडो दिखेगा। क्या दिखेगा? एक्सरे के अंदर ब्लैक शेडो, ब्लैक शेडो, ओके। एक्सरे के अंदर ब्लैक शेडो दिखेगा। लेकिन अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो वो 6th या 7th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होगा, अगर पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है। प्लूरल इफ्यूजन, पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है तो 6th और 7th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होगा, अगर पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है तो। और न्यूमोथोरेक्स होगा तो 2nd या 3rd इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होगा, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसके लिए वो 2nd, 6th और 7th इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हमें दिखेगा, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की, हाँ सॉरी, तो इसमें लंग्स की जो मेम्ब्रेन, उसमें पहला ऑप्शन है पेरिटोनियम, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन की लेयर है। देन मीडियास्टिनल, ये भी नहीं है, हार्ट की लोकेशन है जिसको हम मीडियास्टिनल बोलते हैं। देन पेरिकार्डियल जो होती है वो सॉरी हार्ट की लेयर है, इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्लूरा, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। ये याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और ये न्यूमोथोरेक्स और प्लूरल इफ्यूजन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि न्यूमोथोरेक्स में अगर एक्सरे है तो उसमें ब्लैक शेडो दिखेगा तो दैट इज न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। और एक एयर एक्यूमुलेशन हो रहा है यानी कि न्यूमोथोरेक्स होगा, जो कि 2nd और 3rd इंटरकॉस्टल स्पेस में होगा। अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो 6th और 7th इंटरकॉस्टल स्पेस में होगा, वो थोड़ा नीचे की तरफ होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, आप लोग उसे पढ़िए। चलिए देखते हैं। द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अस्थमा, हमने पढ़ लिया है। अस्थमा जो होता है मेनली बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है जो किसकी? एलर्जी की वजह से होता है। किसी न किसी चीज से एलर्जी है यानी कि उसको अस्थमा हो सकता है। तो सीधा सा इसका आंसर है कि एलर्जी की वजह से इसको अस्थमा होता है, बाकी जो ऑप्शन है वो इरेलीवेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन टू अस्थमा। अस्थमा के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि अस्थमा के अंदर कौन सा साउंड आता है, ओके। तो अस्थमा के अंदर हम लोगों को कौन सा साउंड आता है? साउंड होता है एक जिसमें चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। पहला बार्किंग कफ, देन आता है ब्रेडिकार्डिया, सी ऑप्शन है ड्राई प्रोडक्टिव कफ,
कफ इसके अंदर आता है, ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर अस्थमा के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो होता ही है वो होता है विजिंग साउंड। अपन जब अस्थमा वाला पेशेंट है उसकी जब साउंड सुनेंगे लंग्स की तो विजिंग साउंड आएगा, इसके अंदर कौन सा साउंड आएगा, विजिंग साउंड। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ओके, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो विजिंग इसका राइट आंसर है। भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अस्थमा के अंदर विजिंग साउंड आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अवेलेबल एज मेटर डोज इनहेलर। मेटर डोज इनहेलर वो होता है जिसमें आपने देखा होगा कि जब भी पेशेंट को कोई पल्मोनरी डिजीज या लंग्स के रिलेटेड कोई डिजीज हो तो इनहेलेशन दिया जाता है, उससे पेशेंट को क्या दिया जाता है, हॉस्पिटल में आपने बहुत देखा होगा इनहेलेशन लगाया जाता है। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ड्रग है इन सब के अंदर जो मेटर डोज इनहेलर से हम उस ड्रग को नहीं दे सकते, ऐसी कौन सी ड्रग है। ओके, तो हम लोग चलो देखते हैं, सालबुटामोल को देते हैं, आप लोगों ने हॉस्पिटल में दिया भी होगा, सालबुटामोल देते हैं। देन आता है अल्बुट्रेलो भी देते हैं, देन टर्बुटालिन भी देते हैं, लेकिन एमिनोफाइलिन ऐसी ड्रग है जो कि हम क्या करते हैं, जो हम डायरेक्टली उसको इनहेलेशन के रूट से नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो ड्रग है या तो आईवी दे सकते हैं, यानी कि या तो पैरेंटल रूट से दे दो या फिर ऑरल से दे दो, ऑरल सस्पेंशन से दे दो, लेकिन इसको इनहेलर के रूप में नहीं दिया जाता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज है एमिनोफाइलिन के लिए कि ये ड्रग अगर इन्फेंट को हम लगा रहे हैं, ओके, अगर इन्फेंट को ये ड्रग देनी पड़े तो आईवी देने से पहले हम लोगों को उसकी पल्स चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एमिनोफाइलिन जो ड्रग है वो हार्ट रेट को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। इसके लिए एमिनोफाइलिन जब ड्रग लें तो उसमें हम लोगों को पेशेंट को बोलना है, या इन्फेंट पेशेंट हो तो सबसे पहले उसकी पल्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग इसे पढ़िए और अपने माइंड में आप उसका आंसर रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद अस्थमा इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक क्लाइंट है जो कि अस्थमा से डायग्नोज हो चुका है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है विथ डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड ब्लू कलर अराउंड द माउथ, which diagnosed test will be ordered, the status of the client। तो इसके अंदर ऑप्शन है, पहला है कंप्लीट ब्लड काउंट, सेकेंड ऑप्शन है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है एलर्जी स्किन टेस्टिंग, देन फोर्थ वन इज ड्रग कॉर्टिसोल लेवल। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को जो है वो ब्लू कलर हो रहा है, यानी कि हो सकता है उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्लू कलर यानी हाइपोक्सिया टाइप कंडीशन हो रही है, उसकी साइनोसिस हो रहा है। इसका मतलब उस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, लंग्स से रिलेटेड, पल्मोनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी बनेगी या उसका हम टेस्ट करवाएंगे कौन सा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नॉन एज। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहला इसका ऑप्शन है एपिस्टेक्सिस, सेकेंड ऑप्शन है हिमोप्टेसिस, थर्ड ऑप्शन है हिमेटेमेसिस एंड फोर्थ वन इज हिमेचुरिया। ओके, बहुत ही इजी है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज का मतलब होता है एपिस्टेक्सिस। ओके, और एपिस्टेक्सिस जब पेशेंट को होता है तो इमीडिएटली आपको उसको लीन फॉरवर्ड पोजीशन देना होता है। कौन सा पोजीशन देना होता है, लीन फॉरवर्ड पोजीशन पेशेंट को देना होता है अगर एपिस्टेक्सिक, और पिंच द नोज, नोज को पिंच कर लेना है जब को किसी को नोज ब्लीडिंग हो रही है इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हिमोप्टेसिस। हिमोप्टेसिस का मतलब होता है स्पुटम के साथ ब्लड का आना, स्पुटम के साथ ब्लड का आना, ब्लड विथ स्पुटम, ब्लड विथ स्पुटम। थर्ड ऑप्शन है हिमेटेमेसिस, यानी कि वॉमिटिंग
वॉमिटिंग करता है जब पेशेंट को, उसके साथ क्या होता है, ब्लड का आना, वॉमिटिंग के साथ ब्लड का आना। ओके, हिमेचुरिया यानी कि यूरिन के साथ ब्लड का आना, ब्लड विथ यूरिन, ब्लड विथ यूरिन। तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये सारी आपको पता चले। एपिस्टेक्सिस यानी कि नोज ब्लीड, हिमेप्टाइसिस यानी कि स्पुटम जो आता है उसके साथ ब्लड का आना, हिमेटाइमेसिस यानी कि वॉमिटिंग के साथ ब्लड का आना, हिमेचुरिया यानी कि ब्लड के यूरिन के साथ ब्लड का आना। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट नेक्स्ट और हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A disease condition caused by bacteria and characterized by fluid-filled alveoli and inflammation is, बहुत ही inflammation of the alveoli, मतलब inflammation of the alveoli, inflammation of the alveoli, alveoli मतलब न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, निमोनिया की डेफिनेशन है इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वियोलाई। ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया बोलते हैं। सब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बैक्टीरिया की वजह से ये न्यूमोनिया कॉज होता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, पहला आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। क्या होता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो होता है, ये न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी की वजह से होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया। देन आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो होता है, ये न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल ऑरियस की वजह से। किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल ऑरियस की वजह से होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकल ऑरियस की वजह से। हॉस्पिटल एक्वायर्ड यानी कि हॉस्पिटल में एडमिशन के आफ्टर 48 आवर्स बाद अगर होता है तो वो इसकी वजह से होता है और इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया बोलते हैं। थर्ड वन इज एस्पायरेशनल न्यूमोनिया। एस्पायरेशनल न्यूमोनिया, एस्पायरेशन न्यूमोनिया जो होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। उसके अंदर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है तो वो किस बैक्टीरिया की वजह से कोज होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी की वजह से। देन आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 आवर्स के बाद अगर न्यूमोनिया हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकल ऑरियस की वजह से होता है। ओके, देन थर्ड वन इज एस्पायरेशनल निमोनिया जो होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस की वजह से ये निमोनिया होता है। तो चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है SARS, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देन सेकेंड ऑप्शन है एमाइलोडोसिस, देन ARDS, देन आता है निमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निमोनिया। इन्फ्लामेशन ऑफ द एल्वियोलाई इसके अंदर दे रखा, थोड़ा घुमा के दे दिया लेकिन क्वेश्चन वही है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन आंसरिंग इतना ही था। अगली कड़ी में मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा डिजीज पोर्शन के MCQ लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।